हाय हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर रेपको होम फाइनेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है मार्केट में इसके स्टॉक के बारे में कि अंडर वैल्यू स्टॉक है, लो पीवी स्टॉक है, एक अच्छी रेटिंग होनी चाहिए। तो देखेंगे कि इनका मॉडल कैसा है, नंबर्स कैसे आए हैं कंपनी के, एंड ओवरऑल कॉन कॉल में मैनेजमेंट किस तरीके का गाइडेंस दे रहा है आने वाले क्वार्टर्स में, एंड कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है इसके स्टॉक के अंदर। सो रेपको होम फाइनेंस का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर ही आती है कंपनी। सो काफी काफी हद तक वैसा ही मॉडल है जैसा होम फर्स्ट का या एप्टस का मॉडल है। लेकिन इनका टिकट साइज अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। होम फर्स्ट या इंडिया शेल्टर उनका एवरेज टिकट साइज 9 to 10 लाख के बीच में रहता है। इस कंपनी का जो एवरेज टिकट साइज है वो उनसे थोड़ा सा ज्यादा है, 12 लाख का एवरेज टिकट साइज है कंपनी का। टोटल लोन बुक साइज अगर हम देखें तो 13,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज है कंपनी का। एंड अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो कंपनी का जो मेन प्रेजेंस है वो सदर्न स्टेट के अंदर है। क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है रेपको बैंक, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, वो भी मेनली सदर्न स्टेट्स के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इसका भी अगर आप देखोगे तो साउथ के स्टेट में इनकी लोन बुक ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इनफैक्ट सिर्फ एक ही स्टेट अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 56% जो इनका लोन बुक है वो तमिलनाडु के अंदर है। बाकी इसके अलावा कर्नाटका में 13% है, महाराष्ट्र में 10% है, आंध्र प्रदेश में 6% है। बट मेनली जो कॉन्सेंट्रेशन है इनका वो तमिलनाडु की तरफ है। अब लैंडिंग बिजनेस में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका लोन बुक जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई हो उतना आपका रिस्क कम रहता है। लेकिन अगेन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई जनरलाइज नहीं कर सकते इसको हम, बिकॉज बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, जिनका लोन बुक कॉन्सेंट्रेटेड है, स्टिल उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एग्जाम्पल के लिए हम 5 स्टार को डिस्कस कर सकते हैं, जिसका 94% लोन बुक जो है वो सिर्फ सदर्न स्टेट से आता है। 3-4 स्टेट के अंदर ही उनका 94% लोन बुक कॉन्सेंट्रेटेड है। स्टिल उस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बेस्ट एसेट क्वालिटी है, हाई पेस की ग्रोथ है, एंड आरओई भी लगातार इंप्रूव हुआ है। तो मेन मैटर यही करता है कि कंपनी वहां के लोकल जो वहां का एनवायरनमेंट है, वहां की जो सिक्लिकलिटी है, उसको कितने अच्छे से असेस कर पाती है, एंड उसके साथ में रिस्क कैसे वो मैनेज कर पाती है। सो ये इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है। देन इनका अगर आप कस्टमर कैटेगराइजेशन देखोगे तो कंपनी का मिक्स जो है वो काफी अच्छा है। मतलब दोनों कैटेगरी को ये लोन देती है, सैलरीड कस्टमर्स को भी और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को भी। 52% जो इनके लोन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को जाते हैं, और 48% लोन कंपनी सैलरीड कस्टमर्स को देती है। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल आवास की तरह या इंडिया शेल्टर की तरह की ज्यादा फोकस इनका सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ है, एंड होम फर्स्ट की तरह भी नहीं है कि ज्यादा फोकस सैलरीड कस्टमर्स की तरफ है। इक्वल ऑलमोस्ट इन्होंने अपना मिक्स मेंटेन किया हुआ है। प्रोडक्ट वाइज अगर हम देखें तो कंपनी दो तरीके के लोन देती है। एक तो प्योर होम लोन हो गया आपका, जो कि इनका 75% के आसपास है, और दूसरा लोन है इनका होम इक्विटी। होम इक्विटी आपका हो गया बेसिकली जो आपका घर है उसका 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 ओनरशिप का आप कुछ पार्ट मॉर्टगेज रख रहे हो कंपनी के पास में, एंड उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल रहा है। सो ये वाला इनका 25% के आसपास का लोन बुक है। टोटल लोन बुक का साइज जैसे हमने डिस्कस किया 13,000 करोड़ के आसपास है। एंड अगर हम रिजल्ट देखें कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है Q1 के अंदर, तो लोन बुक का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 8% आया है इनका, 8% का ग्रोथ रहा है लोन बुक का। डेफिनेटली लो ग्रोथ है ये। Q1 आपका चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन यहीं पे बाकी कंपनीज हैं जिन्होंने एयूएम ग्रोथ अच्छा शो किया है, वाई वाई एटलीस्ट। डिसबर्समेंट जरूर काफी कंपनीज का लो रहा है, लेकिन एयूएम ग्रोथ काफी कंपनीज का अच्छा रहा है। क्वार्टरली समझ में आता है लो ग्रोथ है 1% के आसपास का, लेकिन वाई वाई जो लो ग्रोथ है ये नंबर थोड़ा सा खराब लग रहा है इस कंपनी के लिए। देन प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है, 8% की ग्रोथ आई है। यानी कि आपका लोन बुक का ग्रोथ भी सिर्फ 8% रहा, और उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम भी सिर्फ 8% से ग्रो हुआ आपका। बट अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे इस कंपनी का, जो बॉटम लाइन की ग्रोथ है, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 18% पे इस कंपनी का पैट ग्रो हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मेन बिजनेस है, मार्केट से पैसा उठा के आगे जो आप लोन देते हो, उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है। उसकी इनकम में भी सिर्फ 8% की ग्रोथ है, लेकिन आपका बॉटम लाइन 18% से ग्रो कर गया। यानी कि जो बीच का जो आपका जो प्रोविजन है, जो पूरा का पूरा डिसाइड करता है एक लेंडर के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसने कंपनी के फेवर में काम किया है। यानी कि कंपनी की एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट कम रहा है, और उसकी वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ 18% पे आया। यानी ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिला इस कंपनी को इस क्वार्टर के अंदर। अब अगर हम इनका आरओई का नंबर देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा है, 16% का आरओई का नंबर है। हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसी कंपनीज है जिनका आरओई आपको इस लेवल तक मिलेगा। एक ऑफ कोर्स आपका आधार है, एप्टस है, एप्टस का एसएमई वाला पार्ट उसके लिए मेन रोल प्ले करता है हाई आरओई का।
देन उसके साथ में होम फर्स्ट ने अभी रिसेंटली आरओई इंप्रूव किया है। अदरवाइज बाकी कंपनीज जो है वो लो आरओई पे ऑपरेट करती है, चाहे वो आवास हो या इंडिया शेल्टर हो। सो उस पैरामीटर पे आरओई अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने। आरओए में भी इंप्रूवमेंट हुई है, 2.8% से 3.1% पे आया है। एंड अगर आप स्प्रेड देखोगे इनका तो वो 3.4% है। तो स्प्रेड क्यों कम है इनका जब बाकी कंपनी का 4.5-5% के बीच में स्प्रेड रहता है? बिकॉज रेपको होम फाइनेंस जो है वो काफी लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है अपने कस्टमर्स को। 11 से 12% के बीच में इनका यील्ड रहता है। तो क्योंकि आपका यील्ड कम है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑलमोस्ट बाकी प्लेयर्स की जितना ही है, तो स्प्रेड इनका 3.4% के आसपास ही आता है। ये मेन स्लाइड है जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। इनका ग्रॉस एनपी अगर आप देखोगे तो 5.5% से कम होकर के 4.3% पे आया है। एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हमने देखी है इस कंपनी की एसेट क्वालिटी में। ग्रॉस एनपीए इनका लगातार इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर लगातार ग्रो हुआ है। एंड यही रीजन है कि इसके स्टॉक ने रिसेंट टाइम में काफी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। ऑलमोस्ट सारी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको आउट परफॉर्म किया है। बिकॉज एसेट क्वालिटी जब किसी लेंडर की इंप्रूव होती है तो उसकी जो अर्निंग ग्रोथ की प्रिडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एंड उसके ऊपर से अगर ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा कर रही है, क्रेडिट की डिमांड है, सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो अगर आपका लोन ग्रोथ 10-12% का भी रहा तो आपको बहुत सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है एंड अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी आती है उस बिजनेस की। सो यही रीजन है कि रेपको का रिटर्न काफी अच्छा आया है पिछले कुछ टाइम में। ऑफ कोर्स ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है 4.1% से 4.3% पे। तो ये हम देखेंगे कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ओवरऑल किस तरीके का गाइडेंस दे रहा है एंड आने वाले क्वार्टर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके स्टॉक से हम। तो कंपनी का अगर हम कॉन कॉल देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो Q1 है वो जनरली थोड़ा सा लो रहता है। सो यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली हमको Q1 में, और साथ में दो बड़े चैलेंजेस भी थे, हीट वेव, जनरल इलेक्शन। लेकिन ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि जो हमने टारगेट सेट किया उसको हम अचीव कर लेंगे। तो टारगेट क्या सेट किया इन्होंने, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY25 के एंड तक हमारा जो टोटल लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। सो 15,000 करोड़ का अगर लोन बुक प्लान कर रही है कंपनी बाय द एंड ऑफ FY25, तो YOY लेवल पे ग्रोथ का टारगेट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 13% के आसपास। मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है, बिकॉज सेक्टर ही अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 14-15% पे ग्रो कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कंपनी सेक्टर को भी अंडर परफॉर्म करने का प्लान कर रही है FY25 के अंदर। एंड मैनेजमेंट खुद भी इस चीज को बोल रहा है कि अगर आप हमारा ग्रोथ नंबर देखोगे एंड बाकी प्लेयर से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली लो पेस पे हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, कंजर्वेटिव हमारा अप्रोच है। बिकॉज पास्ट में हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि ग्रोथ के चक्कर में हमने कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम देखा है और वो बहुत लंबा पेन चला है हमारी कंपनी के साथ में। उस चीज को हम दोबारा रिपीट नहीं होने देना चाहते, इसीलिए हम लो ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप लॉजिकली सोचो तो ठीक है, मतलब आप ग्रॉस एनपीए कंट्रोल करना चाहते हो, एसेट क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हो। लेकिन अगर आप ग्रोथ इतना कम कर दोगे कि आप इंडस्ट्री से भी कम लेवल पे ग्रो करोगे तो डेफिनेटली वो कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं देगा इन्वेस्टर को, कोई बहुत अच्छा सेंटीमेंट नहीं बनेगा। बिकॉज एक लेंडर का मेन काम क्या होता है कि आपको लोन को देना है, मतलब लोन बुक को ग्रो करते रहना है लगातार, और उसके साथ में एसेट क्वालिटी मेंटेन करनी है। अगर आप एक एफिशिएंट लेंडर हो तो ये दोनों चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं इंडिया में HDFC बैंक की या बजाज फाइनेंस की, तो उनको इतने सालों तक मार्केट ने प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों दिया, बिकॉज वो दोनों अपने स्पेस में सिर्फ इकलौते ऐसे लेंडर थे जिन्होंने इतने हाई पेस पे ग्रो किया, 25-30-40% से अपने लोन बुक को ग्रो किया और एसेट क्वालिटी को भी मेंटेन रखा। बेस्ट इन क्लास उनकी एसेट क्वालिटी होती थी। सो अगर उनकी भी मैनेजमेंट आगे बोलती कि क्योंकि हमको एनपीए से बचना है, हमको एसेट क्वालिटी नहीं लेना है, तो हम लोन बुक को ग्रोथ को कम कर देंगे, तब तो मतलब मार्केट क्यों उनको ऐसा वैल्यूएशन देता। तो कहीं ना कहीं आपको एफिशिएंसी बिल्ड करनी पड़ती है, तब आप उस तरीके के नंबर्स डिलीवर कर सकते हो। तो ये जो इनका गाइडेंस है, जो अप्रोच है कि हम ज्यादा लोन बुक ग्रोथ नहीं करना चाहते बिकॉज हमको एनपीए नहीं करना है, सो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी एफिशिएंसी को लेकर के, अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के, इसलिए ये लो ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। देन कंपनी का कहना है कि Q1 में जरूर हमारा ग्रोथ और भी कम रहा है हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि चैलेंजिंग क्वार्टर था तो वो मेन रीजन था। ओवरऑल हमने हायरिंग करी है, अभी एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन को हमने हायर किया है। सो हम कॉन्फिडेंट है कि ईयर एंड तक जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर लेंगे। जो कंपनी के जो अभी न्यू CEO हैं
ये पिछले 3 साल से इस कंपनी के साथ में है। इनका कहना है कि पिछले 3-4 साल में हमने ये ट्रेंड देखा है कि फर्स्ट क्वार्टर हमारा सीजनली वीक रहता है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में हम उसको कवर कर लेते हैं। तो इस साल भी हम कॉन्फिडेंट है कि ये एंड तक वो नंबर हम अचीव कर लेंगे। डिसबर्समेंट का इनका टारगेट है 3600 से 3800 करोड़ के आसपास का इस साल के एंड तक। और डिविडेंड अगर आप देखोगे तो 3% के आसपास का डिविडेंड देती है कंपनी। कंपनी कह रही है कि डिविडेंड हमने इसीलिए बढ़ाया बिकॉज हम ज्यादा ग्रोथ टारगेट नहीं कर रहे। अब क्या यहाँ से और ग्रोथ हमको बढ़ाना है तो वो बोर्ड डिसाइड करेगा डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि जो हम ये 15,000 करोड़ का लोन बुक प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको कैपिटल चाहिए रहेगा। सो अभी हम ये नियर फ्यूचर में नहीं सोच रहे कि डिविडेंड यहाँ से और ज्यादा बढ़ेगा। बट अगेन वही, अगर आप डिविडेंड दे के ही मतलब इन्वेस्टर्स को खुश करना चाहते हो तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, और बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। सो अल्टीमेटली अगर बिजनेस का ग्रोथ हाई पेस पे नहीं रहेगा तो आप सिर्फ डिविडेंड देके मतलब आप स्टॉक को एक तरीके से बचा रहे हो कि आपका स्टॉक का डाउनफॉल ना हो ज्यादा जब जब नेगेटिव सेंटीमेंट हो मार्केट में। देन कंपटीशन वाइज मैनेजमेंट का बोलना है कि टफ कंपटीशन डेफिनेटली हमको मिल रहा है बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक से, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज से, लेकिन ये पास्ट में भी मिला है और हमारी कुछ स्पेशलिटी है जिससे हम इसको मैनेज कर लेते हैं। सो साउथ में हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्रांड रिकॉल है वहां पे। घर घर में रेपको होम का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, प्लस उसके ऊपर से क्योंकि हमारे प्राइसेस कम है हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो वो उससे एक हमको एडवांटेज मिलता है एंड ओवरऑल कंपटीशन हम मैनेज कर लेते हैं। देन एक और नेगेटिव पॉइंट क्या है इस कंपनी के बारे में, इनकी जो मैनेजमेंट है, इन्होंने FY24 में गाइडेंस दिया था कि ये हर एक क्वार्टर में 1000 करोड़ का डिसबर्समेंट करेंगे। तो क्वार्टरली 1000 करोड़ हो गया और एनुअली कितना हो गया आपका 4000 करोड़ के आसपास। अब ये नंबर इन्होंने FY24 में भी अचीव नहीं करा, और अब FY25 के लिए भी जो इन्होंने डिसबर्समेंट का नंबर टारगेट दिया है वो 3600 से 3800 करोड़ किया है। तो मैनेजमेंट इस पे बोल रहा है कि बेसिकली मतलब ग्रोथ के पैरामीटर पे डेफिनेटली हम लैग कर रहे हैं, अपनी गाइडेंस को चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको हमारी परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए, बाकी पैरामीटर्स भी देखने चाहिए। जैसे एसेट क्वालिटी जो है वो पिछले 1.5-2 साल से हमने कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया है, एंड उससे ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हुई है, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। तो वो भी एक बड़ा पार्ट है हमारे लिए जिसपे हमारा मेजर फोकस है आज के टाइम पे। देन कंपनी कह रही है कि ओवरऑल अभी हमारा नियर टर्म में प्लान ये है कि हम 15,000 करोड़ तक अपने लोन बुक को लेकर के जाएं, देन 15,000 से 20,000 करोड़, और उसके बाद फिर अगला टारगेट रहेगा हमारा 25,000 करोड़ का। कंपनी कह रही है कि लेकिन ये एक बात श्योर है कि ये जो सारा ग्रोथ जो है ये हम बहुत कॉन्शियसली करेंगे, मतलब कंजर्वेटिवली हमारा टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं कि एग्रेसिवली जस्ट नंबर हमको मीट करना है तो हम बहुत रैपिड पेस पे ग्रो करेंगे। लास्ट 2 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनका जो होम इक्विटी का प्रोडक्ट है उसका शेयर थोड़ा सा बढ़ रहा है काफी फास्ट पेस पे कंपेयर टू होम लोन। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि बेसिकली हमारा टारगेट है कि 30% तक हम इसको लेके जाना चाहते हैं। आज 25% है, इसको हम 30% तक लेके जाना चाहते हैं। तो 30% हमारा होम इक्विटी रहेगा एंड 70% जो है हमारा वो होम लोन रहेगा। देन क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस काफी अच्छा दिया इनफैक्ट इनकी मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट बोल रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट हमारा बहुत नेग्लिजिबल रहेगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इनफैक्ट मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोविजन में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 to 50 करोड़ के आसपास का। तो क्योंकि इनका प्रोविजन में रिवर्सल आएगा, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होगा, तो चांसेस है कि कंपनी का पैट ग्रोथ अच्छा रहे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। मतलब लोन बुक का ग्रोथ अगर 13-14% भी रहता है तो बिकॉज ऑफ रिवर्सल इन प्रोविजनिंग, सॉरी क्योंकि आपका प्रोविजनिंग रिवर्स होगा तो उससे चांसेस है कि आपका क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाएगा। ग्रॉस एनपीए का गाइडेंस इन्होंने और कम दिया है, आई थिंक 3% के आसपास का गाइडेंस है। तो उससे चांसेस क्या है कि आपका पैट ग्रोथ एटलीस्ट 18-20% के आसपास का रहना चाहिए। तो वो गाइडेंस इन्होंने अच्छा दिया है। देन एक और चांस क्या बनता है कि क्योंकि आपका ग्रोथ कम है तो आप क्या कर सकते हो कि यील्ड को थोड़ा सा कम कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा डिमांड और बढ़ जाए और थोड़ा मार्केट शेयर आपकी तरफ आए एंड ग्रोथ भी थोड़ा आपका बढ़ जाए, लेकिन इसमें आपका मार्जिन थोड़ा सा इंपैक्ट होगा। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इस वाले अपॉर्चुनिटी को भी हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि यील्ड अगर हम यहां से और ज्यादा कम करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा हिट पड़ेगा। बिकॉज पहला पॉइंट तो ये है कि यील्ड को इतना ज्यादा तो हम कम कर नहीं सकते कि हम बैंक से कंपेयर करने लग जाएं, बिकॉज वहां तो बिल्कुल ही बैंक के पास में एडवांटेज है। और तो सिर्फ 10-20-30 बेसिस पॉइंट अगर हम यील्ड कम करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आने वाली। हमको एटलीस्ट 1% से लेकर के 1.5% तक यील्ड कम करना रहेगा। पर वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा रेटिंग इंप्रूव होगा, जब हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा। तो जब तक वो चीज नहीं होगी सो यील्ड हम अभी कम करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। मतलब नियर फ्यूचर में ग्रोथ ट्रेंड इनका इसी तरीके का रहने वाला है।
देन इनका प्रोडक्टिविटी लेवल अगर आप देखोगे तो वो भी काफी काफी लो है। इनका एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लेवल, ब्रांच प्रोडक्टिविटी लेवल एटलीस्ट यहाँ से डबल होना चाहिए अगर इनको वो डिस्बर्समेंट का नंबर अचीव करना है जो इन्होंने गाइडेंस दिया है। सो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि एक्चुअली हमने 3-4 चीजों के ऊपर काम किया है, अपने सोर्सिंग चैनल्स को बढ़ाया है जिससे हमारा डिस्बर्समेंट का नंबर जो है वो अचीव करेंगे हम। तो पहला चीज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डीएसए के साथ में, डीएसपीज के साथ में भी टाई अप करना स्टार्ट किया है। इनफैक्ट और डीएसएस के साथ में टाई अप किया है और जो कनेक्टर्स होते हैं, आपके जो बिल्डर्स होते हैं, उनके साथ टाई अप करना स्टार्ट किया है जहां से इनको और रेफरेंस आएगा, नया बिजनेस आएगा। देन ये जो हायरिंग करी है इन्होंने एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन की, वहां से भी और ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशन है। एंड लास्टली मैनेजमेंट बोल रहा है कि साथ में हम ब्रांच एडिशन भी कर रहे हैं। तो टोटल ये 30 से 40 नए ब्रांच ऐड करने का प्लान कर रहे हैं FY25 के अंदर, जिसमें से 10 ब्रांचेस इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही ओपन कर दिया है और मैनेजमेंट कह रहा है कि 20 से 30 ब्रांचेस आने वाले क्वार्टर्स में हम ओपन करेंगे। ब्रांच एडिशन से होगा क्या कि आपका इनिशियली कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ब्रेक इवन ऑफ कोर्स उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डिसबर्समेंट या एयूएम वाइज जो हमारा हमारा जो हम टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे इन सारे चीजों की वजह से। ग्रॉस एनपीए का गाइडेंस जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि 3% का दिया है। तो करंटली अगर आप इनका ग्रॉस एनपीए देखोगे तो 4.5% के आसपास है। 4.5% से ग्रॉस एनपीए अगर आपका 3% आया तो डेफिनेटली प्रोविजन में रिवर्सल होगा एंड वहां से इनके प्रॉफिट में एडवांटेज मिलेगा। पैड ग्रोथ कंपनी का अच्छा रहेगा इस साल। देन एलोकेशन वाइज कंपनी बोल रही है कि तमिलनाडु जो आज 56% है वो आगे चल के 50% पे आएगा। इनफैक्ट वहां से भी और ज्यादा कम आने का चांस है। लेकिन उसके बाद जो इनका टारगेट है 20,000 करोड़ और 25,000 करोड़ का, उसके लिए इनको डिसबर्समेंट में बहुत सॉलिड ग्रोथ करना पड़ेगा। मतलब इस साल जो ये 3600 करोड़ का डिसबर्समेंट प्लान कर रहे हैं, इसको इनको 7,000 8,000 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा अगर इनको 20,000 करोड़ के लोन बुक तक पहुंचना है। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज दूसरी कंपनीज 25-30% पे ग्रो कर रही है तो इसलिए हम भी उस ग्रोथ को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने पेस पे ग्रो करना चाहते हैं। पहले हमारा ग्रोथ रेट 7-8% था, अब हम 10% पे कर रहे हैं। अगला हमारा टारगेट है कि इसको हम 13% तक लेकर जाएं एंड उसके बाद हम 15% पे लेके जाएं। सो हम अपने पेस पे ग्रो करना चाहते हैं, बाकी प्लेयर्स में भी ज्यादा हाई पेस पे ग्रो करें, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर रहे करंटली। एंड लास्टली कंपटीशन पे मैनेजमेंट का बोलना है कि कंपटीशन की वजह से कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। ऑल्दो अभी तक हमने कॉस्ट को पास ऑन किया है कस्टमर्स को एंड इसीलिए हमारा यील्ड अगर आप देखोगे तो स्टेबल है, उसमें कोई डिक्लाइन नहीं आया है। लेकिन आगे चल के यहाँ से वो पास ऑन करने का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा कम है, बिकॉज कस्टमर्स की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है। तो अगर यहाँ से कॉस्ट और बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे प्रोविजन में जो रिवर्सल आएगा बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी एंड ग्रॉस एनपीए, तो उससे हम उसको मिटिगेट कर लेंगे। तो ये ओवरऑल इनका गाइडेंस है इस आने वाले क्वार्टर्स के लिए। अब मतलब अगर हम इनका पूरा वो अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो स्टॉक तो ठीक है, आपका प्राइस टू बुक 1.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ सॉलिड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। उसका रीजन ये है कि री रेटिंग का चांस कब बनता है किसी भी स्टॉक के अंदर, जब उसका ग्रोथ जो है वो एटलीस्ट उस पूरे सेक्टर में टॉप 2 टॉप 3 प्लेयर्स के रेंज में आना चाहिए एंड उसके साथ में उसका लो पी होना चाहिए या फाइनेंशियल के केस में लो प्राइस टू बुक होना चाहिए। बट इस कंपनी का अगर हम बात करें तो ये कंपनी टॉप 4 टॉप 5 के लिस्ट में भी नहीं आती है। आपके पास इंडिया शेल्टर है जो ऑलमोस्ट 40% पे ग्रो कर रहा है, होम फर्स्ट है जो 35% पे ग्रो कर रहा है, अब तो बजाज हाउसिंग भी आ गया जो 30% पे ग्रो कर रहा है, देन एप्टस, आवास, आधार, ये सब बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि किसी का भी एसेट क्वालिटी का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, सब ने अपने एसेट क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो उनका पैड ग्रोथ भी काफी अच्छा है। इसीलिए मार्केट उनको प्रीमियम प्राइस टू बुक दे रहा है, 3 का 4 का 5 का प्राइस टू बुक दे रहा है। अब रेपको को अगर वैसा प्राइस टू बुक चाहिए तो वैसा परफॉर्मेंस भी डिलीवर करना पड़ेगा। जैसे हमने सेनको गोल्ड का बात किया था ज्वेलरी सेक्टर में लास्ट ईयर कि उसका री रेटिंग का चांस है और अच्छा खासा री रेटिंग हुआ स्टॉक में, यहां से भी अभी बहुत सॉलिड स्कोप है। वो क्यों हुआ? बिकॉज उसका ग्रोथ कोई बहुत हाई नहीं था, मतलब कल्याण को वो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन स्टिल वो सेक्टर में टॉप 2 टॉप 3 प्लेयर्स में आ रहा था एंड उसके अगेंस्ट में जो उसका पीई मल्टीपल है वो काफी लो था, तो वहां री रेटिंग का चांस था। रेपको का जैसे हमने डिस्कस किया ये टॉप 4-5 प्लेयर्स में भी नहीं आता है, तो ऐसा लगता है कि इसका जो री रेटिंग जो होना था उसका बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है स्टॉक के अंदर। यहां से अगर हमको चाहिए कि स्टॉक में एक सॉलिड अपसाइड आए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी का एयूएम ग्रोथ में अच्छा इंप्रूवमेंट आना चाहिए, एटलीस्ट 20-25% तक ये ग्रोथ जाना चाहिए, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि एक सॉलिड री रेटिंग देखें इसके स्टॉक के अंदर, बिकॉज एसेट क्वालिटी इंप्रूव करके प्रोविजन रिवर्सल से आपका पैट ग्रोथ एक सर्टेन टाइम तक ही ग्रो कर सकता है। बाकी अगर आपको कंसिस्टेंटली 25-30% पे ग्रो करना है तो उसके लिए आपको लोन बुक को ग्रोथ को बढ़ाना ही पड़ेगा, जो कि मैनेजमेंट का बिल्कुल भी अभी अप्रोच लग नहीं रहा है। बाकी ट्रैकिंग करते हैं, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसी इंप्रूवमेंट रहती है कंपनी की, बट करंट लेवल पे कुछ खास अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है। बेस्ट प्लेयर अगेन इस स्पेस के अंदर इंडिया शेल्टर लगता है, प्राइस टू बुक 3.2 का है, बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, 35-40% का आरओई का उनका टारगेट है कि 15% तक लेके जाना है। सो इंडिया शेल्टर एक बेस्ट प्ले लगता है स्पेस के अंदर। बाकी ट्रैकिंग करते रहेंगे, देखेंगे कैसे नंबर्स आते हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।